वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग एक चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आपको अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए ये चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक चैप्टर है, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको अकाउंटेंसी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो बेसिकली जो हमारा रहेगा वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के कुछ टर्म्स जो रहेंगे वो क्या क्या हैं मैं आपको लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। व्हाट आर बिजनेस ट्रांजैक्शंस? बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब वो होता है ऐसे ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस करे जा सकते हों। ऐसे इवेंट या ऐसे ट्रांजैक्शन जो मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस करे जा सकते हों उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस के ट्रांजैक्शंस जो क्वांटिटेटिव फॉर्म में मेजर करे जा सकते हों, क्वांटिटेटिव फॉर्म में मेजर करे जा सकते हों उसको हम लोग बोलते हैं क्या? बिजनेस के ट्रांजैक्शंस। जैसे कि सामान बेचा, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये दोनों चीजें क्या हो गई? मेरी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो गई। चलिए देखते हैं दूसरा क्या बोला है, अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट बेसिकली हम लोग जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जिस भी पर्सन का, उस पर्सन के ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट में। तो अकाउंट की डेफिनेशन ये बोली है, मैं आप लोग के लिए पढ़ देता हूँ। इट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस कैश एंड क्रेडिट अंडर द पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट से सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, और अ पर्टिकुलर हेड से लायबिलिटी, एसेट्स एक्सेट्रा। It not only shows the account of the transaction but also shows their effect and direction। कहने का मतलब ये कि अकाउंट हम लोग बेसिकली ऐसा बनाते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर हेड से ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस निकल जाता है। अगर मान लो यहाँ से मैं किसी का बैलेंस लिखता हूँ जिसका बैलेंस दिया हुआ है, सपोज कर लो सैलरी। मैंने सैलरी का एक अकाउंट बनाया तो सैलरी मेरे को उसको 10,000 रुपीज़ देनी थी इस साल के शुरुआत में, और अब मैंने उसको पेमेंट कर दिया कितना? 5,000 रुपये का मैंने उसको पेमेंट कर दिया। तो जो मेरी इस साल की सैलरी बची आउटस्टैंडिंग में वो कितनी बची? 5,000 रुपये बची। तो ये पर हेड में एक अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम निकाल लेते हैं क्या, कितना अमाउंट ओपनिंग क्लोजिंग है। ना सिर्फ हम एक्सपेंसेस का बल्कि हम इन चीज़ों को ही बताते हैं कि वो क्या चीज़ है, जैसे एसेट्स है, लायबिलिटी है, क्या है। तो उन सारे बैलेंस को इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कहाँ से? अकाउंट से। आगे देखते हैं क्या बोला है, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है, इस वीडियो में भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो ओनर होता है, ओनर जो भी पैसा ओनर इन्वेस्ट करेगा अपनी फर्म में वो कहलाएगा कैपिटल। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन हिज फर्म विल बी नोन एज कैपिटल ऑफ द बिजनेस। जो भी पैसा वो अपनी फर्म में लगाएगा, कौन? ओनर। तो ओनर जो भी पैसा फर्म में लगा रहा है, अच्छा क्या आप सिर्फ पैसा लगाने को बोलेंगे? नहीं, कैश प्लस स्टॉक प्लस मशीनरी प्लस ऐसे जो भी चीज़ें वो एसेट्स ला करके दे दे बिजनेस में। ठीक है, अभी ये टर्म एसेट्स भी हम लोग आगे क्लियर करेंगे फर्म में। तो वो क्या कहला जाएगा? फर्म के लिए क्या कहला जाएगा? कैपिटल। अच्छा बात थोड़ी ध्यान से देखना, यहाँ पे ओनर और फर्म को दो अलग अलग पर्सन मानते हैं फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ये बोलता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि फर्म और ओनर दो अलग अलग पर्सन हैं और हम फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं, मतलब हम फर्म के चार्टेड अकाउंटेंट हैं। ये अपने आप को आप लोग एज्यूम कर लो कि आप फर्म के चार्टेड अकाउंटेंट हो और ऑन बिहाफ ऑफ फर्म आप अकाउंटिंग कर रहे हो। तो जो भी पैसा फर्म में ओनर लगा रहा होगा वो फर्म की कैसी लायबिलिटी बन जाएगी? कर्जा बन जाएगा। याद रखना, लायबिलिटी दो टर्म लिख देता हूँ, एसेट्स और लायबिलिटी। एसेट्स मतलब होता है कि जिससे आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। क्या मिले? इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले। ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले मतलब कि आपके किसके लिए और इकोनॉमिक बेनिफिट मिले? फर्म को इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। ऐसी चीज़ों को फर्म के लिए एसेट्स बोलेंगे। हम तो फर्म के अकाउंटेंट है ना, इसलिए बात ध्यान रखना। अब एसेट्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है जो हम आगे देखेंगे। फिलहाल बात करते हैं लायबिलिटी की। तो लायबिलिटी मतलब होता है कर्जा, डेप्ट ऑफ
फर्म टू द आउटसाइडर और इनसाइडर। तो अब जो डेप्थ होता है ना फर्म का, ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी और एक को बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो जो इंटरनल लायबिलिटी होती है ना उसको बोलते हैं कैपिटल, और वही कैपिटल है जो अपने आदमी ने लगाया पैसा, ओनर एक अपना ही आदमी था ना, तो उसको हम कर्जा तो मानेंगे, क्योंकि भाई जिस दिन फर्म बंद होगी उस दिन वो पैसा वापस करना पड़ेगा फर्म को। किसको वापस करना पड़ेगा? फर्म किसको पैसा वापस करेगी? तो ओनर को वापस करेगी। तो इसीलिए फर्म के लिए ओनर का लगाया हुआ पैसा जो कि कैपिटल है वो भी एक लायबिलिटी है। कैसी लायबिलिटी है? इंटरनल लायबिलिटी है। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज मतलब आप लोग जानते हो, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, जिनसे मैं उधारी ले रहा हूँ, आउटसाइडर, थर्ड पार्टी, एक्सटर्नल पार्टीज। तो ये हो गए हमारे क्या, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज के मैंने आपको दो पार्ट बताया, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो एसेट्स भी हमारे लिए क्या है, सॉरी कैपिटल भी हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। ये आप लोग ध्यान रखना। अच्छा देखो क्या होता है ना कि अब जब भी बिजनेस में कुछ प्रॉफिट अगर इनकम या गेन होगा तो वो फायदा फर्म का हुआ। भाई ओनर ने पैसा लगाया, फर्म अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मान लो ओनर ने पैसा लगाया था 10,000 का, फर्म ने बिजनेस स्टार्ट किया, फर्म ने उस सामान को बेच दिया 10,000 का सामान को मार्केट में 12,000 में, तो फर्म को क्या हो गया, 2,000 का प्रॉफिट हुआ। तो 2,000 का प्रॉफिट जो है ये अब फर्म ओनर को दे देगी। क्यों? क्योंकि भाई बिजनेस में कैपिटल और कौन इंट्रोड्यूस किया था, ओनर ने इंट्रोड्यूस किया था, और एंटरप्रेन्योरशिप कौन चला रहा है, ओनर चला रहा है। तो उसके फैक्टर सर्विसेज को देने के बदले में उसको फैक्टर पेमेंट के रूप में क्या मिल जाएगा हमसे, प्रॉफिट इनकम गेन। तो थोड़ा ध्यान से देखना, इनकम प्रॉफिट गेन भले ही फर्म के लिए क्या है, भले ही फर्म के लिए प्रॉफिट है, पर फर्म का प्रॉफिट आने वाले समय में किसका पैसा बन जाएगा, वो ओनर का पैसा। मतलब ये बैलेंस जो है, लायबिलिटी अगर हमारा कर्जा हुआ करता था, ध्यान से देखना, लायबिलिटी अगर हमारा कर्जा हुआ करता था तो लायबिलिटी में ही तो ये कैपिटल में ही तो ये प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये पैसा फर्म के लिए क्या बन जाएगा, कर्जा बन जाएगा। क्योंकि अभी ये पैसा हमारे जेब में पड़ा हुआ है और ये हमारा पैसा नहीं है, ओनर का पैसा है, क्योंकि पैसा लगाया कौन था, ओनर लगाया था। सपोज कर लो ये जेठालाल है और इसकी गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो जेठालाल ने जितना भी पैसा अपनी गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स में लगाया है, गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स को उस पैसे के चलते अगर जो भी प्रॉफिट होगा, और अगर कुछ भी प्रॉफिट होगा तो वो सारा प्रॉफिट, सारे एक्सपेंसेस काटने के बाद, खर्चे काटने के बाद जो भी बचेगा वो किसको दे देगी, फर्म ओनर को दे देगी। और अगर नहीं देती है तो वो क्या करेगी, जैसे मान लो फर्म के पास ये बैलेंस कैश में 12,000 रुपये का पड़े रहता, तो फर्म क्या करती, कैपिटल में जो उसका कर्जा है लायबिलिटीज में, मैं आपको सिखाऊंगा बैलेंस शीट बनाना, उसमें जो 10,000 रुपये होता है उसमें ऐड कर देती क्या, प्रॉफिट 2,000 रुपये से। और ऐसा हो जाता हम लोग का क्या, मैं पिछले वीडियोस में आप लोग का अकाउंटिंग इक्वेशन करके एक वीडियो आ चुका है, उस वीडियो में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा कर्जा भी बढ़ गया, मतलब हमारा कर्जा अब 12,000, कैपिटल हमारी कितने नाम से जानी जाएगी, 12,000 रुपये से जानी जाएगी। सिमिलरली अगर मैं आपको एक बात बोलूँ कि अगर ये जो ओनर है, अगर फर्म को किसी प्रकार का लॉस हुआ या एक्सपेंसेस हुए, खर्चे हुए, तो वो कौन पे करेगा, बिल्कुल जेठालाल ही पे करेगा। मतलब हम उसके कैपिटल से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो याद रखना, भले ही फर्म का लॉसेस फर्म को मिल जाएगा, रेमिटेंस हो जाएगा, फर्म को मिल जाएगा, किससे, ओनर से, और फर्म का हुआ लॉस, फर्म का हुआ प्रॉफिट फर्म का कर्जा बन जाएगा और लॉसेस फर्म को मिल जाएंगे। तो फर्म हमेशा न्यूट्रलाइज रहता है, उसको अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो उसका होने के बावजूद भी वो ओनर का हो जाएगा, और अगर उसको लॉस हुआ है तो उसका लॉस होने के बावजूद भी वो लॉस उसको ना रियलाइज होके ओनर के कैपिटल से डिडक्शन हो जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखने में हैं। कुछ टर्म्स आगे और देखते हैं हम लोग, जैसे कि ड्राइंग क्या होता है। मान लो ओनर है और ओनर बिजनेस से अपना लगाया हुआ पैसा निकाल के ले गया। ओनर अभी 10,000 रुपये लगाया था, जेठालाल, मान लो जेठालाल को कुछ जरूरत पड़ी तो जेठालाल ने क्या किया, फर्म से कुछ पैसा निकाल करके अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया। अगर अपने पर्सनल यूज के लिए मैं अगर कैपिटल को विड्रॉ कर लेता हूँ, कैपिटल जो लगाया था, ये जो कैपिटल लगाया था इसको अगर विड्रॉ कर लेता हूँ तो उसको मैं बोलूँगा क्या, ड्रॉइंग। कैपिटल विड्रॉल कर लेता हूँ तो उसको बोलते हैं क्या, ड्रॉइंग। ठीक है।
अब आगे क्या बोला है, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज जैसा कि मैंने आपको बताया कर्जा है फर्म के लिए लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज भी दो प्रकार की होती है, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये भी मैंने आपको समझाया। अब लायबिलिटीज को फर्दर क्लासिफाई करा है करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज में। ऐसी लायबिलिटी जो मेरे को साल भर के अंदर मेरे को कर्जा पे करना हो तो वो करंट लायबिलिटी है। 1 साल से ऊपर का समय लगे अगर उस लायबिलिटी को पे करने के लिए, मतलब वो कर्जा अभी पे नहीं करूंगा। सपोज बैंक से मैंने लोन ले लिया 3 साल का, तो साल भर के बाद उसको पे कर रहा हूँ, तो वो लायबिलिटी मेरे साथ, मैं तो फर्म हूँ ना, तो मेरी फर्म में जो है वो लायबिलिटी 3 साल मतलब मोर देन 1 ईयर के लिए अगर पड़ी हुई है तो वो लायबिलिटी क्या कहलाएगी, नॉन करंट लायबिलिटी। मतलब वो करंट लायबिलिटी नहीं है, नॉन करंट लायबिलिटी कहलाएगी। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, एसेट्स। एसेट्स मतलब अभी मैं आप लोग को बताया क्या कि एसेट्स जो हमको इकोनॉमिक बेनिफिट दे, मतलब फर्म में जैसे टेबल, चेयर, फैन, स्टॉक, मशीनरी, ये सारी चीजें एसेट्स हैं, जिससे हमको कुछ खर्चा ना करना पड़े, बस उससे बेनिफिट हमको मिलते रहे फर्म को, आगे चल के उसके लिए कोई खर्चा ना करना पड़े। तो अगर आप अपने खर्चों को एडवांस में भी पे कर देते हो, लाइक प्रीपेड एक्सपेंस, तो वो भी आपके लिए एसेट्स है। अगर आपको किसी प्रकार से इनकम एक्रूड हो गई है, जैसे मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए, उस पर मेरे को ब्याज जुड़ चुका है 10,000 का, पर वो ब्याज मिला नहीं है, पर वो ब्याज मैंने कमा लिया है, तो उसको मैं क्या मानूंगा, एसेट मानूंगा अपनी फर्म के लिए। उसको बोलूंगा एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड येट। ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास कैश इन हैंड का बैलेंस है, कैश एट बैंक है, स्टॉक है मेरे पास, मशीनरीज है मेरे पास, तो ये सब कुछ मेरे लिए क्या है, एसेट्स है, क्योंकि इनसे सिर्फ मेरे को इकोनॉमिक बेनिफिट ही मिलना है। जो भी सामान मैं खरीदने बेचने के लिए रखता हूँ उसको स्टॉक बोलते हैं, और जो उसके अलावा सामान खरीदता हूँ उसको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स में दिखाते हैं, या तो अलग से दिखाते हैं। अच्छा, जिसको मैंने सामान उधारी बेचा वो मेरा क्या बन जाएगा, डेटर। मैं जिसको उधारी सामान बेच रहा हूँ, मेरे ग्राहकों को जिनको मैं उधारी सामान बेच रहा हूँ, वो बन जाते हैं डेटर, वो मेरे एसेट्स होते हैं। इसी का उल्टा एक होता है जिससे मैंने सामान उधारी खरीदा, मेरा व्यापारी। तो जो व्यापारी होता है ना, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, लायबिलिटीज हो जाता है, कर्जा हो जाता है, क्योंकि अभी हमको उसको फ्यूचर में पैसा देने को है। जिससे बेनिफिट लेने को है एसेट्स, जिसको हमको पैसा देने को है, बेनिफिट ले चुके हैं पहले से पर उसका पेमेंट नहीं करेंगे, तो वो क्या है, लायबिलिटी। पेमेंट एडवांस में कर दिए हैं और बेनिफिट लेना बचा है, तो क्या है, एसेट्स है। जैसे कि अगर मेरे को कोई एडवांस पैसा दे दिया मेरे से सर्विसेज लेने के लिए, तो मेरी बुक में वो क्या माना जाएगा, कमीशन अनअर्न्ड इनकम, उसको क्या बोलते हैं, अनअर्न्ड इनकम। मैंने इनकम कमाई नहीं है पर रिसीव हो गया, जैसे कि कमीशन रिसीव्ड बट नॉट डन वर्क येट, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए लायबिलिटी हो जाएगा कि भाई उसके लिए काम करना बचा हुआ है। ठीक है। जैसे कि एडवांस अमाउंट रिसीव बट नॉट प्रोवाइडेड द सर्विसेज और नॉट प्रोवाइडेड द गुड्स, या अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, तो अमाउंट जो मैंने अपने सामान को बेचने के लिए एडवांस में रिसीव कर लिया है, ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटीज हो जाएगी। आप टर्म क्लियर रखना, एसेट्स अलग है, लायबिलिटीज अलग है, थोड़े से टर्म्स क्लियर रखना और साथ में बुक रखना, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती जाएंगी। हम लोग क्लास 11th के टर्म्स को क्लियर कर रहे हैं अभी। अब एसेट्स को फर्दर क्लासीफाई करता है नॉन करेंट करेंट एसेट्स में। तो नॉन करेंट करेंट एसेट्स वही जो ऐसे एसेट्स जो मेरे बिजनेस में, जैसे फर्नीचर, टेबल, चेयर, मशीनरी, जो मेरे लिए मेरे बिजनेस में साल भर से ज्यादा चलेंगे, उनको मैं बोलूंगा क्या, फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स। या फिर वो अगर 1 साल से कम के लिए चलते, जैसे डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, कैश इन हैंड हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा करेंट एसेट्स। ठीक है। साइनोनियम्स है, सेम टर्म्स है, वहां लायबिलिटीज, इधर एसेट्स में। आगे देखो क्या बोल रहा है, एक और एसेट्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब कि काल्पनिक एसेट्स, ये रियल एसेट्स नहीं होते हैं, ये एक ऐसे खर्चे हैं जिसको हम लोग डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मतलब कि जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट करा दिया, मैं एक प्रोडक्ट बेचता था, मान लो मैं लक्स बेचता था, लक्स की साबुन बेचता था, तो लक्स की साबुन को मैं जब एडवर्टाइजमेंट कराया तो मेरा आ गया 5 लाख रुपए का खर्चा, जिस हीरो से या हीरोइन से मैंने इसको एडवर्टाइजमेंट कराया था। अब क्या हुआ, ये जो उससे एडवर्टाइजमेंट कराया, ये मैं 5 साल के लिए दिखा सकता था इस ऐड को। ये ऐड मेरे लिए एक साइलेंट सेल्समैन की तरह काम करेगा। तो जब भाई इस ऐड से मेरे को इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंच रहा है, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, एसेट्स बन जाएगा। तो खर्चा मेरे लिए जब एसेट्स बन जाता है, तो ऐसे खर्चे को बोलते हैं डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड का मतलब ही होता है फ्यूचर, और ये जो खर्चे मेरे हुए, ये मेरे काल्पनिक एसेट्स बन जाएंगे, क्योंकि ये रियल एसेट तो है नहीं। तो इसको मैं क्या करूंगा, जब बैलेंस
बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करूंगा तो अपनी एसेट्स बढ़ा दूंगा, और जितने से मैंने एसेट्स बढ़ाई है उतने से क्या बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। तो जबरदस्ती मेरा कैपिटल बिना कैश के बढ़े, ऐसे ही किसी एक एसेट्स को मान लिया हूं, डीम्ड कर लिया हूं कि वो एसेट है, और एसेट बढ़ा दिया और कैपिटल बढ़ा दिया बैलेंस शीट टैली करने के लिए, तो ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही, फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। आगे देखते हैं चीजों को। रिसिप्ट, अब याद रखना रिसिप्ट और एक्सपेंसेस और इनकम प्रॉफिट गेन क्या होता है। तो देखो रिसिप्ट मतलब होता है जो भी पैसा आपने रिसीव किया सामान को बेच करके। अब रिसिप्ट भी दो प्रकार की हो सकती है और एक्सपेंसेस भी दो प्रकार के हो सकते हैं, और इन रिसिप्ट और इन एक्सपेंसेस के बेस पे मैं आपको प्रॉफिट इनकम गेन के बीच का डिफरेंस जो होता है वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आगे देखते हैं। तो भाई रिसिप्ट मतलब कि क्या होता है, सामान को मैंने बेचा, जैसे 12,000 में यहाँ मैंने सामान बेचा था, तो जो पैसा मेरे को रिसीव हुआ फर्म को, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, रिसिप्ट। देखो इसको समझना है, अगर बेसिक टर्म्स को आपको क्लियर करना है ना तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बेटा, आप लोगों को सारे टर्म्स क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे करके। बेसिक अकाउंटिंग टर्म एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमको ये सारे टर्म्स को अच्छे से समझना चाहिए सीक्वेंस में। इसके पहले ही मैंने आपको इंट्रोडक्शन के ऊपर वीडियो बना चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम लोगों को ये बात समझा रहा है कि भाई रिसिप्ट क्या होती है और एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिसिप्ट क्या होता है और एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो रिसिप्ट जो होता है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट, एक होता है रिवेन्यू रिसिप्ट। एक होता है कैपिटल रिसिप्ट और एक होता है रिवेन्यू रिसिप्ट। और देखो अब क्या होता है, अब मैं एक और चीज इसके नीचे में एक्सपेंडिचर भी लिख देता हूं साथ में। तो एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना वो भी दो प्रकार के होते हैं, खर्चे। तो एक्सपेंडिचर जो है ना ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर खर्चे को बोलते हैं हम लोग, जो हम अपनी फर्म में करें, और ये सब हम किस में कर रहे हैं, ओनर नहीं कर रहा है, फर्म में हो रहे हैं ये सारे खर्चे। ओनर के पर्सनल अगर खर्चे हैं तो फर्म में रिकॉर्ड नहीं करे जाएंगे, क्योंकि वो ओनर की पर्सनल चीजें, और हम ओनर के पर्सनल अकाउंटेंट नहीं है, हम फर्म के अकाउंटेंट हैं। अब देखो बात यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट मतलब ऐसी चीजें जैसे कि मैंने जमीन बेच दी। चलो सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको समझा देता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि ऐसे खर्चे जहां पे मेरे बिजनेस में कैपिटल बने, मतलब फिक्स्ड एसेट्स बने, उन खर्चों को मैं बोलता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने मशीनरी खरीद ली, जमीन खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली, ठीक, या फिर टेबल फैन चेयर ये सब खरीद लिया, जो मेरे बिजनेस का मेन मोटिव नहीं है बिजनेस करने का। मान लो मेरा बिजनेस जो था वो सीमेंट की बोरियां बेचना था, ठीक है, अंबुजा सीमेंट या कोई भी एक सीमेंट की कंपनी ले लो, XYZ सीमेंट कंपनी का सामान बेचना था। तो अगर मैं XYZ सीमेंट परचेस करता हूँ, XYZ सीमेंट परचेस करता हूँ, उस सीमेंट को परचेस करने के लिए डेली मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूँ, सैलरी पे करता हूँ अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने लेबर्स को वेजेस पे करता हूँ, फ्यूल पावर कार्टेज पे करता हूँ, कैरियज पे करता हूँ, भाड़ा पे करता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करता हूँ, ठीक है, तो पोस्टल सर्विसेज पे करता हूँ। मतलब ऐसे खर्चे जो डे टू डे ऑकर हो, क्या बोल रहा हूँ, जो हर साल ऑकर हो, डे टू डे एक्सपेंसेस हो, जो मेरे बिजनेस की सेल्स, रिवेन्यू मतलब REVENUE, ये रिवेन्यू मतलब होता है सामान को बेच के जो आपको पैसा रिसीव होगा। तो रिवेन्यू जनरेट करने के लिए मतलब आपका सेलिंग जनरेट करने के लिए जो हुए खर्चे एक्सपेंसेस डे टू डे, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, रिवेन्यू एक्सपेंसेस, ठीक है। और एक होता है क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कभी कभी होता है, ये डे टू डे नहीं होता है, ये वंस अ ईयर होता है या कभी कभार होता है, एट वंस होता है, कभी कभार हम परचेस करते हैं। भाई अगर मैं मशीनरी परचेस कर लिया तो क्या हर साल परचेस करूंगा या हर दिन परचेस करूंगा, नहीं, एक बार परचेस कर लिया। तो जो खर्चे मेरे बिजनेस में कैपिटल एसेट्स बन जाते हैं, मतलब लंबे समय के लिए चलने के लिए बन जाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स बन जाते हैं, उनको मैं बोलता हूँ क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो बात ऐसी है कि अगर मैं बोलूं कि कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है, अब कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने सामान, ये फिक्स्ड एसेट्स जो मैं खरीदा था, टेबल चेयर मशीनरी, इनको अगर बेच देता हूं, इनको क्या कर देता हूं, सेल आउट कर देता हूं, सेल आउट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स।
तो सामान फिक्स्ड एसेट, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि मैंने क्या कर दिया, सामान बेच दिया, सेल आउट कर दिया। तो सेल आउट कर दिया फिक्स्ड एसेट्स को, तो उनसे जो पैसा रिसीव हो रहा है, जो पैसा आ रहा है उसको बोलूंगा रिसिप्ट। कैसी रिसिप्ट हुई है, क्योंकि कैपिटल सामान बेचा ना, तो रिसिप्ट भी कैसे हो जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी। तो याद रखना, अगर मान लो कैपिटल रिसिप्ट में सामान बेचा, अगर मान लो सामान में बेचा 2 लाख रुपए का, 2 लाख की मशीन बेच दिया और उस मशीन को खरीदा था फॉर एग्जांपल 1,50,000 रुपए में खरीदा था, तो जो 50,000 रुपए का मेरे को क्या आ गया, इनकम आ गई। इस 50,000 को हम लोग बोलते हैं क्या, गेन। और अगर मान लो ये सामान जस्ट उल्टा होता कि 2 लाख की मशीन होती और 1 लाख में परचेस करा हो, 1 लाख में सेल कर दिया होता, तो जो 1 लाख का आता वो क्या आता, लॉस। तो कभी कभार जब हम कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर से सामान बेचते हैं तो हमको जो होता है उसको हम लोग गेन और लॉस बोलते हैं। इस गेन और लॉस को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल इनकम। कैसी इनकम बोलते हैं, एबनॉर्मल इनकम या एबनॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से तो नहीं हुई ना, ये हर साल तो होगी नहीं, कभी कभार होगा इसमें गेन और लॉस, क्योंकि ये हर साल नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में तो होने वाला इवेंट है नहीं, ना कैपिटल रिसिप्ट का ना कैपिटल एक्सपेंडिचर का, ये कभी कभार होता है। ठीक है, एक होता है रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू मतलब समझ जाना भैया, रिवेन्यू मतलब होता है सामान को बेच के जो पैसा रिसीव हुआ। तो मेरी जैसे कि सीमेंट XYZ सीमेंट का सामान खरीदा, उसको भाड़ा दिया, तो जो भी उसमें खर्चा हुआ इन सब टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को मिला करके बनता है कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितने का सामान की मेरे को कॉस्ट पड़ी जिस सामान को मैंने बेचा था। और जब रिवेन्यू रिसिप्ट क्या बोलते हैं, जो सामान मैंने बेचा, जैसे मान लो मैंने 10 बोरी बेची, हर एक बोरी 100 रुपए की थी, तो मेरे पास क्या आ गया, 10 बोरी बेची तो 1,000 रुपए मेरे पास आ गया, क्या, रिवेन्यू आ गई, मतलब मेरी रिवेन्यू कितनी हो गई, 1,000। अब मान लो उनका मेरा खर्चा पड़ा था पर बोरी के पीछे में, मेरे को 75 रुपीज पड़ा था और मैं कितनी बोरी बेचा हूँ, 100, तो इंटू 100, तो मैंने को खर्चा कितना आया था, रिवेन्यू एक्सपेंसेस कितना आया था, 7,500 रुपए के। तो भाई मैं अपनी सेल्स से अपने रिवेन्यू एक्सपेंसेस को, अपनी रिवेन्यू रिसिप्ट से रिवेन्यू एक्सपेंसेस को माइनस कर दूंगा, तो क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। प्रॉफिट या इनकम, प्रॉफिट और इनकम हर साल होता है, प्रॉफिट और इनकम, या फिर आप इसके साथ में क्या बोल सकते हो, लॉसेस बोल सकते हो। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉसेस हो गया। तो क्या आप लोगों को टर्म में डिफरेंस हो रहा है, अगर हर साल होगा तो अगर हर साल होता है तो ऐसी चीजों को आप क्या बोलोगे, मतलब कमीशन हर साल मिलती है, रेंट आपके बिजनेस को हर साल मिलता है, तो वो आपके बिजनेस के लिए नॉर्मल प्रॉफिट है, मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, हर साल होना है, रोजाना होना है, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट है। पर अगर कभी कभार होना है तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, गेन और लॉस बोलोगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, रिसिप्ट क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है। आगे देखते हैं हम लोग कुछ टर्म्स को। देखो एक बात ऐसी है कि अगर मैं इनकम की बात करूं या फिर प्रॉफिट की बात करूं तो मैं ये फॉर्मूला बोल सकता हूं, क्या, इनकम और प्रॉफिट में, ये जैसे मैंने इनकम प्रॉफिट निकाला था तो रिवेन्यू रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर, तो क्या फॉर्मूला बन गया, रिवेन्यू रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल टू इनकम और प्रॉफिट। और अगर ओवरऑल बताना चाहूं, मतलब टर्म में डिवाइड ना करूं, तो ये रिसिप्ट, ओवरऑल रिसिप्ट माइनस ओवरऑल एक्सपेंडिचर, ओवरऑल रिसिप्ट माइनस ओवरऑल एक्सपेंसेस विल बी इक्वल टू प्रॉफिट और इनकम। तो इनकम इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब कितनी मेरी सेलिंग प्राइस हो गई, सपोज कर लो ये 1,000 की माइनस 750, तो 250 रुपए मेरा क्या आ गया, इनकम आ गया। तो ये आप लोग का एक फॉर्मूला बन गया जो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी काम आएगा, जहां पे आपको ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। अब इसके साथ में आप लोगों को सामान जब परचेस करते हो तो परचेस दो प्रकार के हो सकता है आपके बिजनेस में, कैश परचेस, क्रेडिट परचेस। परचेस जब करोगे तो वो सामान स्टॉक कहलाता है, जो आप सामान बेचने के लिए खरीद रहे हो उसको परचेस मानोगे। यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, परचेस के लिए, परचेस को हम लोग परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, मतलब सामान का बाहर जाना जो हमने खरीदा था। सेल्स, सामान बेचना, सेल्स भी कैश सेल हो सकता है, क्रेडिट सेल हो सकता है। इससे आपको जो जनरेट हुआ पैसा, इसको मैंने आपको बताया ना, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो सामान सेल्स करके जो आपको ओवरऑल पैसा रिसीव हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ सामान बेच के 1,000 रुपए मेरे को रिसीव हुआ था, तो उसको मैं क्या बोल रहा था, रिवेन्यू बोल रहा था, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द बिजनेस विल बी टर्म्ड एज ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। गुड्स मतलब स्टॉक, इन्वेंट्रीज, ये आप लोग एक बार सिंपल रीडिंग करना, आपको समझ में आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल मतलब वही डेटर जो मैंने आपको बताया जिससे मेरे को पैसा रिसीव करना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल के अंदर में आ जाएगा आपका क्रेडिटर और बिल पेबल। फिर कॉस्ट है, वाउचर है। कॉस्ट मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो मैंने आपको बताया,
ठीक है, इसको कॉस्ट बोलते हैं, खर्चा कितना लगा। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, वाउचर। तो वाउचर क्या भैया, आपका जो बिल आपको जो रेसिप्ट देता है, आप जिससे सामान खरीदते हो या जो इसको आप बिल दोगे जिसको आपने सामान बेचा है, तो जो आप बिल दे रहे हो उस बिल को बोल रहा है क्या, वाउचर बोल रहा है। आगे डिस्काउंट। डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है। देखना आप लोग जब भी सामान खरीदते हो, एमआरपी प्राइस लिखा हुआ है, सपोज कर लो बॉटल का 400 रुपए, प्लास्टिक की बोतल है सैलो की, मैं बिग बाजार गया, मैंने वहां बोतल देखी, वो 400 रुपए की बोतल थी। अब मैं जब उसको परचेस करने गया तो फ्लैट उसमें 50% डिस्काउंट सबके लिए था। तो जो ये फ्लैट 50% डिस्काउंट सबके लिए था, क्या एक्चुअल में कॉस्ट 400 होगी? नहीं, पर उन लोगों ने टांगी हुई प्राइस जो बताई, लिस्ट प्राइस बोलते हैं उसको, तो वो लिस्ट प्राइस थी 400। अब मेरे को उसके ऊपर क्या मिल गया, 50% का ट्रेड डिस्काउंट, डेट इज 200 का। तो मेरे को कॉस्ट क्या पड़ी, बॉटल की परचेस प्राइस क्या पड़ी, 200 रुपये पड़ी 50% काटने के बाद, और 200 रुपये डिस्काउंट का हो गया। तो 200 रुपये डिस्काउंट का हुआ ना, इस डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और अगर मान लो अब 200 रुपए की बोतल थी और मैं 10 बोतल खरीद लिया, 2000 का बिल हुआ, मैं जब कैश काउंटर में गया, मैं बोला 10 बोतल खरीद रहा हूँ एक साथ में, मेरे को कुछ एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा क्या? और मैं ये पूरा पेमेंट मैं या तो कैश में कर रहा हूँ या तो चेक में कर रहा हूँ, मतलब कि ये सारी चीजों को चेक में करा हुआ या फोन पे करा हुआ या गूगल पे करा हुआ, इनको भी हम कैश ही मानते हैं। तो कैश में अगर मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तो उन ट्रांजैक्शंस को भी हम कैश ही मानेंगे। तो मैं उसको बोला कि भैया अगर कैश दे रहा हूं तो कुछ मेरे को डिस्काउंट दे दो। तो बोले ठीक है भैया, एक काम करो कि आपका 2000 का बिल हो रहा है, आप 1900 रुपए दे दो। तो 100 रुपए का जो एडिशनल डिस्काउंट मिला, इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि वो हमारी परचेस प्राइस से कम हो गया और वो हमारे लिए इनकम हो गया। अब किस साइड आता है, डेबिट क्रेडिट में, ये मैं आप लोग को अलग से समझा दूंगा। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि वो लिस्ट प्राइस में ना आप परचेस दिखाने वाले हो, ना ही सेलर सेल्स दिखाने वाला है। वो तो सेल्स अपनी बुक्स में दिखाएगा, 200 रुपए का सामान बेचा, 10 बॉटल बेचा 2000, और मैं भी जब अपनी बुक में परचेस करूंगा तो दिखाऊंगा 200 का बॉटल खरीदा, 10 बॉटल खरीदा 2000 की। आई होप आप लोग को टर्म्स क्लियर हो रहे होंगे। साथ में बुक्स रखना, मैं टीएस ग्रेवाल बुक्स के नोट्स को रिफरेंस दे रहा हूँ, रिफ्रेशर को रिफरेंस दे रहा हूँ। बाकी आप लोग देख सकते हो एनसीईआरटी के लिए थ्योरीज जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है उसके लिए वो बहुत बेस्ट बुक है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है टर्म्स को। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए है तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद बोल रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होती है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब क्या, जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं उनका अकाउंटिंग की जो साल भर की अकाउंट बनाते हैं। पहले के समय में ये क्या होती थी, मैनुअल अकाउंटिंग होती थी। आजकल क्या होने लगी, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होने लगी है। तो जो मैनुअल अकाउंटिंग पहले के समय में होती थी उनको हम लोग जो बोलते थे उनको बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते थे क्योंकि वो किताबों में मेंटेन होती थी। अब ये बुक्स तो नहीं रही, अब ये डिजिटल हो गई, तो भी बुक्स तो बुक्स ही रहेंगी ना, चाहे फॉर्मेट कुछ भी हो जाए, चाहे वो ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए। तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट उसको बोलते हैं जहाँ पे हम सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करके रखते थे। आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, सारे प्रोसेस को रिकॉर्ड करके रखते थे। अब आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी मैंने आपको बताया जितने का सामान बेचा उसकी कीमत मेरे को क्या पड़ी, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट, तो ये डेरेको क्रेडिटो से आया है। ये फ्रांस के जो एक हमारे कौन है, फादर ऑफ अकाउंटेंसी, तो प्रोफेसर फ्रा ल्यूसा पैसियोली। तो फ्रा ल्यूसा पैसियोली जी ने ये फ्रांस में जो है वो ये वहाँ के टर्म्स हैं डेरेको क्रेडिटो, तो वहाँ से बना डेबिट एंड क्रेडिट। जहाँ पे हम लोग बेसिकली समझने के लिए अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट ना की रिकॉर्डिंग प्रोसेस से, ट्रेडिशनल अप्रोच से, मॉडर्न अप्रोच से अगर बात करूँ जो कि ओरिजिन हुआ है कहाँ से, समराइजिंग से, तो वहां से मैं बोल सकता हूं डेबिट विल बी इक्विवेलेंट टू प्लस एंड क्रेडिट विल बी इक्विवेलेंट टू माइनस। तो उसके लिए डेबिट एंड क्रेडिट यूज होता है। क्रेडिट मतलब आप समझ लो कि आपके पास से जा रहा है और डेबिट मतलब आपके पास आ रहा है पैसा या कोई भी सामान। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, तो डेप्रिसिएशन मतलब होता है वियर एंड टियर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जैसे 1 लाख की आप मशीन खरीदे या 1 लाख रुपए का फोन खरीदे, अगले साल आप उसको बेचने जाओगे, देखो क्या ये सैलरी, रेंट, इन लोग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा? नहीं, वियर एंड टियर इनका होगा ही नहीं, इन पे क्या डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर लगता है। जो मेरे बिजनेस में 1 साल से ज्यादा चलने वाले एसेट्स होते हैं ना, फिक्स्ड एसेट, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है क्योंकि हर साल उनकी वैल्यू कुछ ना कुछ रिड्यूस होते जाती है। और जितने से वो वियर एंड टियर हो रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स, तो वियर एंड टियर ऑफ फिक्स्ड एसेट, द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ईच ईयर, हर साल, विल बी टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन, वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। आगे क्या बोल रहा है, तो आगे ये बोल रहा है इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है। एंट्री मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं ना उन ट्रांजैक्शन और इवेंट को एंट्री बोलते हैं।
इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया घोषित हो गया। जब मैं इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइजेस विच इज नॉट इन पोजिशन टू पे इट्स डेट, वो अपना कर्ज पे करने के लिए कैपेबल नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित हो गया। आगे प्रोप्राइटर, तो जो प्रॉपर्टी का ओनर हो, जैसे मैंने अभी यहाँ जेठालाल बनाया था, तो जेठालाल गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या है, प्रोप्राइटर है, ओनर है ऑफ दैट फर्म। आगे क्या बोल रहा है, रिबेट, रिबेट मतलब जो एडिशनल जो मैंने छूट ले ली ना अपने सामान के 2000 के खरीदे हुए सामान पे जो मैंने एडिशनल छूट ले ली थी ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिबेट। अब इसके बाद ये सारे टर्म्स आप लोग के बेटा यहाँ क्लियर हो गए हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हम लोग मोटिवेटेड रहेंगे और आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू।